भारत की स्थिति व विस्तार को पढ़ने से पहले हम सामान्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में अब भारत पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि मानचित्र किस प्रकार से है भारत का, तो इससे हमें चीजें याद करना आसान रहता है, तो मानचित्र का हमें पूरी जानकारी हो। ठीक है, तो ये है आपके सामने भारत, और भारत के नाम की चर्चा कर लेते हैं पहले। भारत जो नाम है वो कहां से आया, तो सबसे पहले अगर बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में भारत के लिए ब्रह्मवर्त या फिर आर्यावर्त का प्रयोग होता था भारत के लिए। तो ध्यान रखने वाली बात है, ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त शब्द है ये उत्तरी भारत के लिए था, उत्तरी भारत के लिए, जो कि आपके हिमालय से लेकर के विंध्यन श्रृंखला तक, हिमालय से विंध्यन श्रृंखला के जो बीच का क्षेत्र था उसे बोलते थे ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त। इसके बाद में ऋग्वेद में 5 प्रमुख जन थे, 5 प्रमुख जन। इन्हीं जनों में एक जन था जिसका नाम था भरत, और इसी भरत जन के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। आपने नाम पहले सुना होगा, एक वायु पुराण में एक दंत कथा है जो कि दुष्यंत और शकुंतला, इनकी शादी होती है और इनके पुत्र होता है जिसका नाम होता है भरत, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, भारत। भारत नाम भरत के कारण प्राचीन समय में आर्यवर्त या फिर ब्रह्मवर्त, जो कि आपके विंध्यन श्रृंखला और हिमालय श्रृंखला के बीच के यानी उत्तरी भारत को बोलते थे। इसके बाद में अगर बात करें तो भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जो आपके ईरानी लोग हैं जिन्हें हम पारसी भी बोल देते हैं, जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किए या भारत की तरफ आए तो यहां पर एक भारत के ऊपरी क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, और जो पारसी लोग हैं वो बोलते हैं सै को है। इस सै के है बोलने के कारण इस नदी को इन्होंने क्या बोला, हिंदू नदी, और यहां आसपास रहने वाले लोग हिंदू लोग, और ये जो स्थान था हिंदुओं का स्थान, इसे कहा गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द कहां से आया, ईरानी और पारसियों से, हिंदुस्तान। अगर हम बात करें, भारत का नाम इंडिया भी है, और इंडिया जो शब्द है ये शब्द आया आपका जो रोम सभ्यता है, रोम सभ्यता या फिर जिसे यूनानी भी कह देते हैं, यूनानी लोग भारत में जो सिंधु नदी थे इसे बोलते थे इंडस, और यूनानी शब्द होता है इंडोई, इसे इंडोई से बना इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, रोम सभ्यता या यूनानियों की देन क्या है, इंडिया। हिंदुस्तान ईरानी पारसियों से, रोम सभ्यता यूनानी सभ्यता में इंडिया, और बौद्ध साहित्य में या बौद्ध काल में भारत के लिए जम्बू द्वीप का प्रयोग होता था, जम्बू द्वीप, और प्राचीन समय में उत्तरी भारत के लिए, उत्तरी जो भारत का क्षेत्र है जिसमें हिमालय से लेकर के विंध्यन श्रृंखला तक, विंध्यन श्रृंखला का भाग है, इसके लिए जो भारत के लिए शब्द प्रयुक्त होता था वो था ब्रह्मवर्त या फिर आर्यावर्त। इस प्रकार से आपके अलग अलग नाम पड़े। हिंदुस्तान ईरानियों पारसियों की देन है, इंडिया यूनानियों की, जम्बू द्वीप आपने नाम सुनी रखा है, उत्तरी भारत को प्राचीन समय में क्या बोलते थे, ब्रह्मवर्त या
आर्यावर्त। और जो आपका वायु पुराण है, वायु पुराण की कथा दुष्यंत और शकुंतला, इनकी उत्पन्न संतान जिसका नाम था भरत, जो कि भारत के 5 प्रमुख जनों में से एक जन भी था भरत, उसी से भारत का नाम, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? भारत। तो दोबारा दोहरान कर लेंगे, हिंदुस्तान ईरानियों पारसियों से, इंडिया यूनानियों की देन है, जम्बू द्वीप बौद्ध साहित्य में या बौद्ध काल में कहते थे, आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त ये हिमालय से विंध्यन का जो क्षेत्र है प्राचीन समय में, और वायु पुराण में शकुंतला दुष्यंत जो राजा हुए हैं और उनकी पत्नी शकुंतला का पुत्र था भरत, जो कि प्रमुख 5 जनों में से एक जन भी था। अब जो जन था उसी के नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? भारत। ये थी सामान्य जानकारियां। इसके बाद में बात करते हैं स्थिति और विस्तार की। स्थिति और विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हम विश्व में स्थिति देख लेते हैं। विश्व में स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा हम अक्षांश देशांतर, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं जिससे किसी भी क्षेत्र की सही जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें 2 गोलार्ध हैं। उत्तरी गोलार्ध ऊपर का और नीचे का भाग आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध, जो कि विषुवत रेखा के द्वारा अलग किया जाता है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। बीच में एक रेखा आती है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कह देते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में हिस्सा इसे बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में जो हिस्सा इसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। दोबारा देखें, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कह देते हैं, इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इसके पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध। अब इसमें भारत की स्थिति है यहां, तो ये आता है उत्तर पूर्व। तो विश्व में भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये सभी को पता है, जानकारी है, लेकिन ध्यान रखेंगे विश्व में भारत जो है वो कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब जो अक्षांश देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, तो देखेंगे यहां पर इस प्रकार से इस ओर जितने भी देशांतर आएंगे वो सारे के सारे होंगे पूर्वी देशांतर। तो कहने का मतलब भारत में कोई भी देशांतर होगा वो कैसा होगा? पूर्वी देशांतर। और इस प्रकार से जितने भी भारत में अक्षांश आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। तो भारत में जितने भी देशांतर है, चाहे वो पश्चिम में हो पूर्व में हो, भारत की स्थिति में सारे के सारे होंगे पूर्वी देशांतर। और भारत के जितने भी देशांतर होंगे, चाहे वो दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, सारे के सारे कौन से होंगे? उत्तरी अक्षांश। अब हम अक्षांश देशांतर के आधार पर बता सकते हैं कि भारत की विश्व में स्थिति कहां बनती है। तो एक बार हम हल्का सा जानकारी के लिए मानचित्र बना लेते हैं, जिससे कि जानकारियां स्पष्ट होगी। तो आपको भूगोल सीखने के लिए बढ़िया से मानचित्र जैसा भी बन रहा है प्रतीकात्मक रूप से बनाने का प्रयास करें। जब आपको मानचित्र का अच्छे से अध्ययन होगा तो फिर आप भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं, भारत के यहां पर द्वीप हैं कुछ, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। और जो अंतिम बिंदु है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है और ये पड़ता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश ग्रेट निकोबार में है। और यहां पर जो ये बिंदु है 6 डिग्री 4, इसका नाम आ जाता है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम आ जाता है इंदिरा पॉइंट। इसी को बोल देते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन
पॉइंट, इसी का नाम आ जाता है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 भारत शुरू होता है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, वो पड़ता है यहां पर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जो कि विषुवत रेखा से यहां दक्षिण में जो विषुवत रेखा है, यहां से 876 किलोमीटर दूर है। विषुवत रेखा से कितना है? 876 किलोमीटर दूर है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जो दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम आता है केप कैमरिन। केप कैमरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो यहां पर इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, और यहां पर जो अक्षांश गुजरता है यह है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, और उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। तो दोबारा देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा केप कैमरिन, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो ये थे अक्षांश 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 तक है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर यहां पर गुजरात के पास है आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर जो यहां स्थान है उसका नाम आ जाता है आपका गोहर माता। गोहर माता ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गोहर माता गुजरात से, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है पूर्वी बिंदु देशांतर। तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। और यहां पर जो बिंदु है उसका नाम आ जाता है किविथु। क्या नाम आता है? किविथु, या फिर इसको बोल देते हैं वलांगू किविथु। और ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो दोबारा देखें, जो देशांतर है आपके वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है केप कैमरिन। तो ये थी इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश से हमें किसी भी देश की स्थिति का अच्छे से पता चलता है, और देशांतर से हम समय को ज्ञात करते हैं। तो यहां एक चीज का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत में कोई भी देशांतर होगा, तो यहां देख रहे हैं तो सारे के सारे देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। देशांतर की अगर बात करें तो भारत के चाहे पश्चिम दिशा में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे पूर्व में हो, कोई भी देशांतर होगा तो वो कौन सा होगा? क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए इसका नाम होगा पूर्वी देशांतर। और कोई भी अगर अक्षांश गुजरेगा, चाहे वो उत्तर में गुजरे चाहे भारत के दक्षिण में, सारे के सारे कौन से होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र के अध्ययन के लिए। आगे हम देखेंगे अक्षांश देशांतर के बाद में। अक्षांश देशांतर के बाद में हम बात करेंगे, एक बार मानचित्र बना लेते हैं, सारी जानकारियां इसी में रहेगी। तो भारत
या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मानचित्र का बढ़िया से अध्ययन करें, कौन सा क्षेत्र कहां है, इस बात का आपको जानकारी हो, इसी के बाद में हम भौगोलिक क्षेत्र को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये मापनी पर आधारित नहीं है, आगे पीछे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, स्वाभाविक है, लेकिन हम समझने के लिए ठीक रहेगा। तो अभी अभी हमने देखा है कि अंडमान और निकोबार, और इधर आ जाता है आपका लक्षद्वीप। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आ गया कौन सा? इंदिरा पॉइंट। यहां पर दक्षिणी बिंदु आ गया मुख्य भूमि का केप कैमरिन, जो कि तमिलनाडु में है। यहां पर गोहर माता, भारत का पश्चिमी बिंदु गोहर माता, जो कि गुजरात में है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आपका किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बिंदु भारत का, जो कि इंदिराकोल लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में है। तो ये थे आपके मुख्य बिंदु, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब हम देखते हैं भारत की सीमाओं के बारे में। सीमाओं के बारे में देखते हैं, तो इसको आप अपने हटा लेते हैं। और सीमाओं की बात करें तो भारत में अभी नए माप के आधार पर सीमाओं का नया वर्गीकरण किया गया। आपने पहले पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहां से देख लेंगे। और जो ये सीमाओं का वर्गीकरण है, अब नए नियमों के तहत हर 10 वर्ष के बाद में माप होगा। तो अगर हम बात करें भारत की सीमाओं की, तो सीमाएं पड़ोसी देशों से, और आपके यहां पर है अरब सागर। यहां पर है आपके भारत के दक्षिण में, इधर है अरब सागर, अरब सागर। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए खाड़ी क्या होता है? तीन ओर स्थल से घिरा भाग खाड़ी कहलाता है। और भारत के लिए प्रायद्वीप भी प्रयोग में आता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर जल से घिरा भाग। तो इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी, यहां पर हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। यहां पर है आपकी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहां पर खंभात की खाड़ी, आपको पता ही है। इधर देश पड़ता है श्रीलंका, श्रीलंका। यहां पर देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा यहां तक है। और इसके बाद में आता है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर यहां आती है सीमा आपकी चीन की, चीन के बाद में यहां पर नेपाल, नेपाल के बाद में यहां पर आता है भूटान। यहां पर कुछ सीमा चीन की लगती है, फिर यहां भूटान के बाद में चीन की सीमा लगती है। और यहां पर यह क्षेत्र आ जाता है आपका म्यांमार, जो प्राचीन पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर जो कि भारत चारों ओर से घिरे हुआ क्षेत्र, और यहां थोड़ी सीमा म्यांमार की भी लगती है, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब देखेंगे पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, जिसका गठन आपको पता ही है 17 अगस्त 1947 को होता है। और इसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। आपको कुछ पुस्तकों में 3310 किलोमीटर भी दिखेगी। तो रेड क्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, जिसका निर्धारण होता है आपके 1896 में, डूरंड लाइन का। और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा थी, पाकिस्तान के बीच में सीमा थी, हिंदू कुश श्रृंखला के पास में। लेकिन वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आती है। यहां पर कुछ क्षेत्र है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में है। तो अफगानिस्तान की अभी वर्तमान में सीधे रूप में सीमा नहीं लग रही,
लेकिन जो लद्दाख का क्षेत्र है, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में लग रही है डूरंड लाइन। अब अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है भारत की, वो है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। तो भारत की पड़ोसी देश के साथ में लगने वाली सबसे कम सीमा ये, भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं में सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर। अब आती है चीन की सीमा, और चीन की सीमा यहां पर आपकी लग रही है, सिक्किम में लग रही है, अरुणाचल प्रदेश में लग रही है। तो जो कुल सीमा लग रही है वो है 3488। 3488। लेकिन चीन की जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है उसका नाम है मेक मोहन। मेक मोहन। और मेक मोहन का गठन होता है 27 सितंबर 1914 में। मेक मोहन का निर्धारण होता है 27 सितंबर 1914 में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है चीन के साथ। उसी का नाम मेक मोहन है, सारी का नाम नहीं है। यहां सिक्किम में चीन के साथ सीमा लग रही है, यहां लद्दाख, उत्तराखंड, यहां पर भी सीमा लग रही है। इसके बाद में यहां पर पड़ता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो है आपकी 1751 किलोमीटर, भारत के साथ सीमा लगती है। 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। फिर आता है आपका भूटान। भूटान के साथ में भारत के बहुत ही अच्छे मधुर संबंध है। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो है 699 किलोमीटर। इसके बाद में आता है आपका म्यांमार, और म्यांमार के साथ में जो सीमा लगती है उसका नाम है इंडो वर्मा बैरियर। इंडो वर्मा बैरियर, और इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। तो म्यांमार की जो सीमा है इंडो वर्मा बैरियर, उसकी लंबाई हो जाएगी 1643 किलोमीटर। इसके बाद में यहां पर पड़ता है बांग्लादेश, और भारत की सर्वाधिक अगर पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है आपकी 11,000, सॉरी, बांग्लादेश के साथ में सीमा लगती है भारत की 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। भारत के साथ पड़ोसी देश की सर्वाधिक सीमा है वो है बांग्लादेश की। इस प्रकार अगर टोटल सीमा की बात करें तो ये लगभग 15,200। अगर स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा भारत के साथ में जो कुल सीमा लग रही है ये लगभग 15,200 है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा सा ध्यान रखेंगे 15,200। अगर बात करें समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, तो नए आंकड़ों के आधार पर भारत की जो समुद्री सीमा है वो है 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर। ठीक है। इस प्रकार से अगर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बात करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो विस्तार ज्यादा है, और ज्यादा कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3,214। और पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार की बात करें, पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो ये है आपका 2,933 किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी को पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो विश्व के 51 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का लगभग 2.43% है। तो विश्व के कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? 2.43, 32,87,263। और अगर वर्ग मील में बात करें क्षेत्रफल की तो वर्ग मील हो जाएगा 12,69,219 वर्ग मील। वर्ग मील।
तो आज क्लास थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो रही है मुझे लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।